नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दैनिक क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि बायजूस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें आप अप टू 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के आप बायजूस के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन शाम 6 बजे तक यानी 22 जनवरी 2022 को 6 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो आप लोग इसमें जरूर भाग लें और सफलता अर्जित करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी वीडियो में लिंक दिया गया है। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवाओं के सदस्य केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं के तहत सैन्य पदों या सिविल पदों पर पदस्थ व्यक्ति राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, एक सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। तो यह कथन एकदम सत्य है। तो अतः आंसर क्या होगा? केवल 2 यानी बी होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है कि आईएएस ढांचे के नियमों में बदलाव के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं राज्य। तो संघ जो है आईएएस के ढांचे के नियमों में जो बदलाव कर रहा है उस पर कुछ राज्य विचार कर रहे हैं, जिनमें से 6 राज्यों ने तो इसका विरोध करते हुए केंद्र को पत्र भी लिख दिया है। तो संघ की सरकार राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्त के माध्यम से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए व्यापक अधिकार हासिल करने की योजना बना रही है। तो यह जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसे डीओपीटी कहते हैं, ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखा कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 में नियम 6 यानी कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है। तो नियमों में बदलाव के लिए केंद्र ने यह प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की सीमा तक विभिन्न स्तरों के पात्र अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त के लिए उपलब्ध कराएगी। और नए नियम संबंधी प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त में भेजे जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श से तय करेगी। और इसमें अगर कोई असहमति होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी। लेकिन इसका कुछ राज्य, खासकर जैसे पश्चिम बंगाल, यह विवाद लगातार बना हुआ है, तो यह सब राज्य विरोध कर रहे हैं। तो इसी में थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, इसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। तो यह संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत एसपीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा एसपीएससी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी दलदली हिरण, जिसे स्वैम्प डियर कहते हैं, केवल असम में पाया जाता है। यह कथन यहीं पर असत्य हो जाता है। बारहसिंघा की आयुसीएन संरक्षण स्थिति संकटापन्न है। तो इस तरह से यह कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इससे संबंधित भी खबर
द हिंदू में ही आई है। पूर्वी दलदली हिरणों की संख्या में कमी देखी जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कमजोर पूर्वी दलदली हिरणों की आबादी जो दक्षिण एशिया में कहीं और विलुप्त हो चुकी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में कम हो गई है। तो अभी जो जनगणना हुई तो 868 दर्ज किए गए हैं। तो इसमें जो है 2018 में 907 से घटकर 10 जनवरी को यह कितना हो गया 868। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है उच्च बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है। और बारहसिंघा या दलदल का मृग यह जो है हिरण या हरिण या हिरण की एक जाति है जो उत्तर और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम नेपाल में पाया जाता है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में विलुप्त हो चुका है। तराई इलाके में यह दलदली क्षेत्र में रहता है। मध्य भारत में यह वनों के समीप घास के मैदानों में रहता है। उत्तरी पूर्वी भारत में असम में पाया जाता है जहां मुख्यतः काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हालांकि कुछ आबादी मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शायद यह विलुप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डेनिसन बार्ब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह पश्चिमी घाट का स्थानिक मेढक की रहस्यमय प्रजाति है। तो यह कथन यहीं पर असत्य हो जाता है क्योंकि यह मछली है। तो यह यहां पर यह गलत हो गया। इसकी आयुसीएन संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त है, यह कथन सत्य है। अतः आंसर भी इसमें भी क्या होगा? बी होगा, यानी केवल 2 सही होगा। तो यह भी द हिंदू में आया हुआ है। तो मिस केरल खतरे में नहीं है। एक्वेरिस्ट और सजावटी मछली प्रजनकों का एक वर्ग आश्चर्यचकित है कि डेनिसन बार्ब, जिसे मिस केरल के नाम से भी जाना जाता है, एक देसी मीठे पानी की मछली प्रजाति है जो आमतौर पर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में, यहाँ की 11 नदियों में यह पाई जाती है। इसके लिए संशोधन विधेयक 2021 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। यही कारण है कि यह चर्चा का विषय हो गया है। तो यह जो है सह्याद्री डेनिसोनी इसको कहते हैं। मिस केरल एक मीठे पानी की मछली है, आमतौर पर कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो यह सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है यह ऐसे सभी मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है जो मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के गैर कार्यान्वयन के संबंध में है। तो यह कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी केवल 2 सही है। तो इससे संबंधित खबर पीआईबी में आई हुई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को अगले 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल व्यय 43.68 करोड़ रुपए होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे। तो इस तरह से 31 दिसंबर 2021 को एमएस अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर की संख्या 58,098 है। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 93 के प्रावधानों के अनुसार 97 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में इसे बढ़ा दिया गया और वर्तमान आयोग का कार्यकाल 2022 तक है। तो मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार यह आयोग को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकार को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन, गैर कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनके वंचित रहने की स्थिति को अभी दूर नहीं कर सका है। हालांकि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है, फिर भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2017 में आया हुआ है। लोकसभा के चुनाव के लिए इनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। तो इसमें ए में दिया है भारत में रहने वाला
कोई भी उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है, या भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। तो यह कथन एकदम सत्य है। तो यहां पर विकल्प सी सही है। तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। यानी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक और भारत का नागरिक होना चाहिए। अतः विकल्प 3 सही है। हालांकि यदि वह एक विशेष राज्य में पंजीकृत मतदाता है तो वह किसी भी राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। यदि कुछ अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं, जेल में हैं, यदि वह जमानत पर बाहर हैं, उसकी अपील का निपटान लंबित है, तो उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया जा सकता। नामांकन दाखिल करने के समय प्रत्येक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को जमा के रूप में केवल आधी राशि यानी 12,500 रुपए का भुगतान करना होता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, बोस्निया संकट। तो बोस्निया संकट, क्या बोस्निया गृह युद्ध के कगार पर है? बहुजातीय क्षेत्र में शांति के लिए क्या खतरा है? तो बाल्कन में बढ़ते तनाव। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह मानचित्र में एड्रियाटिक सी के एकदम समीप है। पहले यह पूरा क्षेत्र यूगोस्लाविया हुआ करता था, तो विखंडन होकर के यह अलग अलग हुआ। फिर 1995 में डेटन समझौता हुआ, तब यहां पर शांति बहाली हुई। तो अमेरिका ने बोस्नियाई सर्ब नेता मिलोराड डोडिक और उससे जुड़े अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो डोडिक के नेतृत्व में सर्बियाई अतिराष्ट्रवादियों द्वारा बोस्निया के बहुजातीय संस्थानों से सर्बियाई वर्चस्व वाले क्षेत्र को वापस लेने के लिए कदम उठाए जाने के लिए बाद यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डोडिक का जो झुकाव है वो हंगरी की तरफ है, और अभी कुछ दिन पहले हंगरी ने यहाँ के मुस्लिम लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो यहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या? और ये कौन है मिलोराद डोडिक? तो युगोस्लाविया के टूटने के बाद बोस्नियाई युद्ध जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 2.2 मिलियन विस्थापित हुए, फिर 1995 में डेटन समझौता पर हस्ताक्षर के साथ यह समाप्त हो गया। और इस समझौते में ही बोस्निया हर्जेगोविना या बोस्निया जैसा कि राज्य को अनौपचारिक रूप से कहा जाता है, तो 2 अर्ध स्वायत्त इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो सर्बियाई बहुमत रिपब्लिका सर्पस्का और बोस्निया हर्जेगोविना का संघ, जो बोस्नियाक मुसलमानों और कैथोलिक क्रोट्स का प्रभुत्व है। तो बोस्निया की प्रेसिडेंसी संयुक्त रूप से 3 सदस्यों, एक क्रोएशिया का मेंबर होगा, एक बोस्नियाक और एक सर्ब द्वारा आयोजित की जाती है। तो इन्हीं 3 लोगों में इर्द गिर्द घूमता रहता है यहाँ की व्यवस्था। तो डोडिक वर्तमान में प्रेसिडेंसी के सर्ब सदस्य हैं और वह 2010 से 18 तक रिपब्लिका सर्पस्का के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो डोडिक पर भ्रष्टाचार और अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने वाले आकर्षक सौदों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। तो एजेंडे के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो डोडिक ने कहा है कि वह और सर्बियाई अधिकारी अब उच्च प्रतिनिधि के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। यह डेटन समझौते का उल्लंघन है और उन्होंने सेना सहित विशेष रूप से सर्बियाई संस्थानों के निर्माण के लिए भी वह शपथ लिए हैं। इसमें कई पर्यवेक्षकों को चिंतित कर दिया है, जिन्होंने बताया है कि एक बहुजातीय समाज में एकल जातीय संस्थानों का निर्माण, खासकर जब अभद्र भाषा के साथ जातीय सफाई और नरसंहार के खतरे का एक प्रारंभिक संकेतक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, तो अमेरिका पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय संघ अभी प्रतिक्रिया देने में लेट कर रहा है। तथ्य यही है कि किसी भी प्रतिबंध को लागू करने के लिए सभी 27 सदस्य राज्यों की सहमति की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें यूरोपीय संघ के लिए कार्य करना कठिन हो जा रहा है। तो डोडिक को पहले से ही पड़ोस में एक यूरोपीय संघ के देश हंगरी के विक्टर ऑरबान से एक और निरंकुश समर्थन प्राप्त है। वही मैंने बताया, तो यहाँ पर हंगरी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से यह समस्याएं हो सकती हैं। आगे यही है कि इसको शांतिपूर्वक समझौते के माध्यम से, डेटन समझौते का प्रयोग करते हुए शांति स्थापित की जाए। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।